विद्यार्थियों नमस्कार। ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 7 के धात्विक अधात्विक गुणों के बारे में बताऊंगा और इसी के साथ ही आज हमारा ये अध्याय 7 समाप्त हो जाएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरे पाठ में कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, इसलिए सारे ही प्रश्नों के उत्तर आप स्वतः ही ढूंढ लोगे। यदि आपने पूरे वीडियो देखे होंगे, उनके नोट्स अगर बनाए होंगे, तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर योग्य तो मिल जाएंगे। फिर भी यदि इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न का उत्तर यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं ये प्रयास करूँगा कि आप मुझे बताएं, मैं उसके उत्तर को आपको भेजूँगा। आज मैं धात्विक और अधात्विक गुणों को आपके सामने आवर्त सारणी के माध्यम से रख रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शिक्षा का लाभ उठाएं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा धात्विक गुण। धात्विक गुण से तात्पर्य होता है कि तत्व के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, वो उसका कौन सा गुण कहलाता है? वो उसका धात्विक गुण कहलाता है। तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो त्यागने की प्रवृत्ति, तत्व का जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? धात्विक गुण कहते हैं। और सबसे ज़्यादा धात्विक गुण किसमें पाया जाता है? वर्ग 1 की जो क्षारीय तत्व होते हैं, उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा धात्विक गुण पाया जाता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके और धनायन बना देते हैं। उसी प्रकार ऋणायन वर्ग नंबर 17 के जो तत्व, जिनको हेलोजन तत्व भी कहते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और क्या कर बना देते हैं? ऋणायन बना देते हैं। उनके अंदर अधात्विक गुण पाया जाता है। मैं आपको धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में बताऊँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा धात्विक गुण। लिखेंगे सबसे पहले धात्विक गुण में कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति धात्विक गुण कहलाती है। क्या कहलाती है? धात्विक गुण कहलाती है। आवर्त सारणी में वर्ग 1, जैसे कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व क्षारीय धातु हैं, जो क्या करते हैं? सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व होते हैं, जो सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व हैं। आयतन कोश में क्या पाया जाता है? 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि ये सरलता से इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? क्योंकि ये तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। आयतन कोश में कितना पाया जाता है?
वर्ग एक के जो तत्व हैं एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ज्यों ज्यों वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे क्या होता चला जाएगा, वर्ग में ज्यों ज्यों ऊपर से नीचे जाएंगे त्यों त्यों ही कोषों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाएगी, प्रभावी नाभिक की आवेश का मान कम होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अर्थात विद्युत धनी तत्व सबसे ज्यादा वर्ग एक में पाए जाते हैं। ये सर्वाधिक तात्विक गुण रखते हैं। सर्वाधिक तात्विक गुण आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वाधिक तात्विक गुण रखने वाला वर्ग कौन सा होगा, एक। सर्वाधिक तात्विक गुण रखने वाला वर्ग एक आता है विद्युत ऊर्जा में आता है सर्वाधिक धात्विक गुण रखने वाला वर्ग ये तो हो गया आपका क्या धात्विक। नंबर 2 अधात्विक गुण। बिल्कुल ये पद लिख दो, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, अधात्विक गुण कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु द्वारा ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति अधात्विक गुण कहलाती है। जैसे हम देखें कि आवर्त सारणी के सत्रहवें वर्ग में जैसे आवर्त सारणी के वर्ग 17 जिन्हें हम क्या कहते हैं, हैलोजन धातु के नाम से सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व क्यों है, क्योंकि ये तत्व सरलता से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और ऋणायन बनाते हैं। क्योंकि ये तत्व सरलता से एक ई को ग्रहण कर अधात्विक गुण युक्त ऋणायन बनाते हैं। ये दोनों बातें आपके सामने आ गई। एक तो हो गई क्या, प्रबल अधात्विक गुण, अतः प्रबल अधात्विक
इसी के माध्यम से बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। हम जानते हैं 7 आवर्त और 18 वर्ग होते हैं। तो आवर्त नंबर 1, आवर्त नंबर 2, आवर्त नंबर 3, आवर्त नंबर 4, आवर्त नंबर 5, आवर्त नंबर 6 और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7 वर्ग। अगर ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है तो यहाँ से कम कर लेते हैं, समानता आ जाएगी। इसके बाद हम जानते हैं कि पहले आवर्त के अंदर मात्र कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, हमने इसे यहाँ से हटा दिया और ये तो गया H और He। पहले के अंदर H और क्या हो गया है? He। और दूसरे के अंदर हो गया है LiBe। और फिर उसके बाद में हमारा शुरू होता है कहाँ से जाकर के 10 तक गिन लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया हमारा दूसरा। और उसी के अनुरूप हमारे कौन सा आएगा? तीसरा। दोनों में एक ही स्थितियां हैं से। ये तो हो गया दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। यहाँ तक का अब आपके सामने पूरी तरह से आवर्त सारणी का डायग्राम बनता हुआ आ रहा हो। और नीचे से यदि हम यहाँ देखें, यहाँ के बाद ये तत्व आ जाएंगे आपके और नीचे से इधर से हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक के तत्व। और इसके बाद ये n हम मान लेंगे। अब ये आपके सामने एक क्या बन करके तैयार हो गया है? आवर्त सारणी का डायग्राम बन करके तैयार हो गया। चाहो तो इसके अंदर यहाँ आप लिख सकते हो H He Li Be B C N O F N E। इसी तरह से Na Mg Al Si Es Cn Ar K Ca Sc Pi Bc R Mn Ap Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Ar Ar Rb ऐसा Y Z NB MO PC RU RS TD AG CD IN SN SB TE I XT CS BA अब यहाँ से यहाँ के बाद ये लेंथ नेट श्रेणी का चला जाएगा। यहाँ के बाद क्या चला जाएगा? लेंथ नेट श्रेणी। ये इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में यहाँ मैं जो बता रहा हूँ आपको, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं आपको आवर्त सारणी प्रणाली के बारे में नहीं बताना चाह रहा। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके आगे कुछ एक हम इंडिकेटर लगा देते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ एक तीर का निशान मैंने यहाँ लगा। आप भी इसे अपने उसको बना लेना और काम की चीज है। एक मैंने यहाँ लगा दिया इंडिकेटर यहाँ, इसके मैंने तीर का निशान लगा दिया इस तरह से और एक लगा दिया मैंने। इन तीनों तीर के निशान को सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर कि धात्विक गुण, धात्विक गुण लिख दिया मैंने यहाँ। अब हमें अपने आप पता चल रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं तो कौन सी चीज की वृद्धि हो रही है? धात्विक गुणों में वृद्धि हो रही है और अधात्विक गुण नीचे से ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी चीज लिख दो विद्युत ऋणात्मकता। इसके ऊपर लिख दिया मैंने विद्युत
धात्विक गुण नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी चीज बढ़ती जा रही है? विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे आएंगे तो धनात्मकता का मान बढ़ जाएगा और ऊपर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाता है। और इसमें लिखा है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या से तात्पर्य क्या हुआ पता है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी। कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी इसका मतलब कौन सी चीज भी बढ़ती जाएगी? परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से यहां मैंने निशान लगा दिया है, ये तीर का, और इसके ऊपर मैंने लिख दिया अधात्विक गुण। यहां क्या लिख दिया? अधात्विक गुण। यानी जैसे ही हम बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं कौन सी चीज बढ़ती है? अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी। यहां से निशान लगा देंगे, यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन लगती है एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। और तीसरा जो निशान मैंने लगाया नीचे, इसके अंदर मैंने लिख दिया आयरन एंथैल्पी। क्या लिख दिया? आयरन एंथैल्पी। उसी प्रकार से नीचे वाले में देखेंगे, यहाँ इसके नीचे सबसे पहले मैंने निशान लगा दिया इस तरफ से इस तरफ के लिए। एक निशान ये लगा दिया मैंने नीचे से, दूसरा निशान मैंने ये लगा दिया और तीसरा निशान मैंने ये लगा दिया। इन तीनों पर लिखेंगे। सबसे ऊपर वाले में लिखेंगे परमाणु की त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या लिख दिया मैंने। यानी आप क्या देखोगे कि दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती चली जाती है? बढ़ती चली जाती है। और अगर इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। परमाणु की त्रिज्या इधर से इधर जाने पर घटती जाएगी। उसी तरह से विद्युत ऋणात्मकता का मान, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, और नीचे वाले के अंदर आ जाता है हमारा अधात्विक गुण। अधात्विक गुण। अब इसका जो ऊपर लिखा हुआ है ना, अगर इधर अधात्विक गुण घट रहे हैं, इधर अधात्विक गुण क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसी का बिल्कुल विपरीत ये रहेगा। इसका बिल्कुल क्या होगा? अपोजिट। अगर मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं यूं, तो क्या हो रहा है? धात्विक गुण क्या हो रहे हैं? नीचे आने पर बढ़ रहे हैं। तो अगर अपन मान लीजिए इसको यूं ऊपर करके भी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ हम लिखेंगे अधात्विक गुण। क्या लिखेंगे? अधात्विक गुण। ये तो है हमारा अधात्विक गुण। अगर मान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो रही थी? बढ़ रही थी विद्युत ऋणात्मकता, तो ऊपर से निशान लगा दो नीचे के लिए। अब यहाँ लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। क्या लिखेंगे? यहाँ विद्युत ऋणात्मकता। हो गया यहाँ तक। और ऊपर से नीचे आने पर इसमें लिखा है परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, तो नीचे से इसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या। अब आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसके द्वारा अपने आप ही हो गया है। कैसे हो गया? देखो, अगर ये इस तरह से किसी को याद है तो आप इसके द्वारा बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दे सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपसे कहा जाए कि आवर्त सारणी में अधात्विक गुणों की वृद्धि किस ओर होती है, तो अपन सीधा लिखेंगे कि आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। हो गया प्रश्न का उत्तर। दूसरा, आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कि किसी भी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता चला जाता है। क्यों? प्रभावी नाभिक की आवेश
प्रभावी नाभिक की आवेश का मान कम होता चला जाता है, फलस्वरूप धात्विक गुणों में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि। किसी भी वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर क्या होता चला जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, प्रभावी नाभिक की आवेश का मान बढ़ता चला जाएगा, फलस्वरूप क्या होता चला जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता चला जाएगा। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु की त्रिज्या का मान क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला। हो गया ये प्रश्न हल हो गया, ये प्रश्न हल हो गया। इसमें आ जाए किसी भी आवर्त में दाएं से बाएं आने पर, किसी भी आवर्त में दाईं ओर से बाईं ओर आने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। किसी भी आवर्त में किधर से किधर जाने पर, अगर हम जाते हैं दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से किधर आएंगे, बाईं ओर आएंगे, तो इधर विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा और इधर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता चला जाएगा। ये किस बात का संकेत दे रही है, यूं जाएंगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाएगी, यूं आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। नीचे से अगर दाईं ओर से बाईं ओर आएंगे तो अधात्विक गुणों में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, इधर आएंगे अधात्विक गुणों में क्या होती चली जाएगी, वृद्धि होती चली जाती है। इस तरह से नीचे से ऊपर जाएंगे, परमाणु त्रिज्या के बारे में बात कर लेंगे, यहां से देखेंगे क्यों जाएंगे परमाणु त्रिज्या। अगर इस पर समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको लिख करके इस बात को समझा सकता हूं। अब इसके बारे में बात करेंगे, बना लिया होगा, नहीं बनाया हो तो पेज संख्या 86 पर पड़ी हुई है। कहां बना हुआ है किताब में, पेज 86 पर बना हुआ है, उसमें से आप किताब में देख करके भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते। ठीक है, अब लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा, स्टार्ट खत्म करें। देखिए जैसे देखिए एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने का पॉइंट आ गया, देखो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, अब आप इसको जान चुके हैं बड़ी बात ही, क्या कहना पड़ेगा कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती चली जाती है। क्या होगा भाई, कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कैसा होता जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता जाता है। धात्विक गुणों में क्या होती चली जाती है, धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागा जाएगा, धनायन बना दिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार से लिख लो, आयरन एंथैल्पी का मान कैसा हो जाएगा, ऊपर से नीचे जाने पर घटता चला जाएगा, है ना। आयरन एंथैल्पी का मान
धातु को बढ़ते जा रहे हैं और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। आयनन एंथैल्पी व इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। इसी के साथ ही हम एक चीज और देखते हैं कि आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, आवर्त सारणी में पाई जाने वाली जो तत्व उपस्थित हैं उनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाने के कारण उक्त धातु नाम से जानते हैं। धातु कहाँ पाए जाते हैं? टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर पाए जाते हैं। मैंने आप सारे में आपको पहले बताया, इस तरह की सीढ़ी नुमा जो संरचना है, इसके ऊपर यहाँ जो तत्व लिखे हुए हैं वो सब कैसे तत्व हैं? उप धातु वाले तत्व हैं। कौन कौन से? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम और मोलिब्डेनम। ये तत्व धातु के पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया हमने। ऑक्साइड कैसे प्रकृति के होते हैं भाई? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जबकि अधातु ऑक्साइड और आपका पाठ 7वां खत्म हो गया। आगे होगा आपके सामने ये बात समझ में आ गई कि आप सारे पाई जाने वाली जो टेढ़ी-मेढ़ी रेखा है उस पर जो उपस्थित तत्व है धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है? उप धातुओं के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, पोलोनियम आदि आदि है ना। ये तत्व कहाँ पाए जाते हैं? टेढ़ी-मेढ़ी रेखा पर पाए जाते हैं, जो धातु और अधातु को क्या करते हैं? आपस में अलग करने का काम करते हैं। इस प्रकार से आपका अध्याय
अध्याय 8 आपका 4 नंबर का पाठ है। कितने नंबर का है? 4 नंबर के पाठ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन और उसके यौगिक। पाठ का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। इस पाठ में से 4 नंबर का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 नंबर में। वर्तमान जो सत्र 2020 की जो परीक्षा लगी है लॉकडाउन से पहले, इस लॉकडाउन से पहले लगने वाली परीक्षा में पेपर में तीसरे नंबर पर सेक्शन ए का प्रश्न नंबर 3, उसमें 1 नंबर का प्रश्न पूछा था, श्रृंखलन का गुण किसे कहते हैं। ये पाठ 8 में से कि कार्बन के अंदर आपस में कार्बन से कार्बन जुड़ करके बंध बना करके और एक लंबी श्रृंखला बना लेने का गुण क्या कहलाता है? श्रृंखलन का गुण कहलाता है। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा था सेक्शन 1 के क्वेश्चन नंबर 3। उसी प्रकार 3 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था प्रश्न नंबर 20वां, प्रश्न नंबर 20वां था, जिसमें 2+1 में प्रश्न पूछा था। 2 नंबर का प्रश्न पूछा था IUPAC नाम, कार्बन यौगिकों के IUPAC नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के नाम पूछे थे। तो 2 थे वो मिला करके 20वां ए और बे 2 पूछे थे। तो 20वां ए में तो IUPAC नाम पूछा था और 20वां बे में नाइलॉन 66 के एकलक का नाम पूछा था। एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल दोनों से मिलकर के एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल से नाइलॉन 66 बनता है। उसके भी 6 कार्बन होते हैं, एडिपिक एसिड के 6 और हेक्सामेथिल के भी 6 कार्बन होते हैं। 6 और 6 कार्बन मिलकर के उसको नाइलॉन 66 कहते हैं। और नाइलॉन 66 के एकलक का नाम पूछा था, ये 1 नंबर से, और 2 नंबर से दोनों IUPAC नाम पूछे थे। इसलिए आपका पाठ कितने नंबर का हुआ? 8वां, 4 नंबर का पाठ हुआ। मैं आपको लिख करके बताता हूँ। अध्याय 8 देखिए, अध्याय 8 प्रकरण कार्बन और उसके प्रकरण कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके है कितने नंबर का? 4 नंबर का है। अध्याय 8 अंक भार कितने का है? 4 अंक का है। 4 अंक में से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? 1 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3 पर 1 अंक का प्रश्न तो नाम पूछा जाता है, प्रश्न नंबर 3 पर पूछा जाता है। उसी के साथ ही 3 अंक का क्वेश्चन प्रश्न संख्या 20 पर कौन से सत्र में पूछा था? सत्र 20 में। 1 अंक का और 3 अंक का क्वेश्चन पूछा था। इसमें तो 1 अंक के क्वेश्चन में था 2 IUPAC, इसमें तो पूछा था श्रृंखलन का गुण। क्या पूछा था इसमें? तो श्रृंखलन। और इसके अंदर IUPAC नाम व नायलॉन 66 का एक नाम, ये क्वेश्चन पूछे थे। IUPAC नाम पूछा था और नायलॉन 66 का एक नाम पूछा था। इसके अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार इसका तो नाम पूछा था 2, और यहाँ नाइलॉन 66 का जो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल था, इन दोनों के बारे में पूछा था। श्रृंखलन का कार्बन की श्रृंखला
क्रमांक संख्या 6, परमाणु भार 12। इलेक्ट्रॉन विन्यास देखा जाए तो 1s2 2s2 2p कितना आएगा 2, 1s2 2s2 2p 2 आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि p के अंदर 6 होते हैं, उसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉन 6, तो 1s में 2 आ गए, 2s में भी 2 आ गए, 2p में कितने आएंगे 2 ही आएंगे। इस तरह से कितना हो गया 1s2 2s2 2p 2 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। कार्बन के संयोजकता 4 होती है, इसकी प्रकृति के अनुसार प्लस माइनस होती है। कार्बन किसे कहते हैं, अर्थात हम किसी भी पदार्थ को जलाएं और जल करके यदि वो काला हो जाए तो इसका तात्पर्य ये है कि उसमें कार्बन पाया जाता है। लकड़ी है, जलाने पर काली होगी तो कार्बन है। कागज है, जलाने पर काला हो रहा है तो कार्बन है। दूध है, जलाने पर कैसा हो जाएगा काला हो जाएगा, तो उसमें क्या विद्यमान है कार्बन विद्यमान है। कागज, लकड़ी, रुई, जो भी कोई पदार्थ जल करके काला हो जाए, इसका तात्पर्य क्या है कि इसके अंदर कार्बन पाया जाता है। कार्बन के यौगिक के द्वारा बनी हुई है वो वस्तु। सन 1815 में बर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ था। किस नाम का, बर्जीलियस। और बर्जीलियस नाम के उस वैज्ञानिक ने कह दिया कि केवल कार्बनिक वस्तुओं को जैविक जीवधारियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और ये सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जैव शक्ति सिद्धांत। यानी कार्बनिक पदार्थ केवल जीवधारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा बर्जीलियस का मानना है। बर्जीलियस ने ये कहा कि केवल कार्बनिक पदार्थों को जीवित जीवधारियों से ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन सन 1828 में वोलर नाम का एक वैज्ञानिक है, उसने क्या किया, अमोनियम और साइनाइड हाइड्रोजन को दोनों को आपस में क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और गर्म करने के पश्चात यूरिया जैसा एक कार्बनिक यौगिक बना दिया। क्या बनाया, यूरिया जैसा पदार्थ प्रयोगशाला में प्राप्त कर लिया, यानी कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त कर लिया। और बर्जीलियस के द्वारा दिए गए सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया गया। इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि बर्जीलियस के बारे में। सन 1815 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा, बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि कार्बनिक योग पर बने वाले, कहा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों में ही किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कार्बनिक पदार्थों को केवल जीवधारियों में प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इनका कृत्रिम विधि के द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है। इनका कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में निर्माण संभव नहीं है। प्रयोगशाला में निर्माण इनका संभव नहीं है। इसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत
ये तो जय शक्ति सिद्धांत कहलाया। जीवधारी स्रोतों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा। जीवधारी जीवों से प्राप्त पदार्थों को कार्बनिक यौगिक कहा। और इसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को कार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। तात्पर्य यह है हमारा कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल जीवधारियों में संभव है। हमारे चारों तरफ वातावरण में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही है, जैसे स्टूल, टेबल, कुर्सी, किताब, पेन, पेंसिल, जो भी कोई चीज़, दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ, जो भी है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर कार्बनिक यौगिक पाया जाता है, क्योंकि इनको जलाने के पश्चात ये कैसी हो जाती है, काली हो जाती है। ये बात मर्जीनियस ने 1815 में कही। उन्होंने बताया कि कृत्रिम विधियों के द्वारा प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। जीवधारियों से प्राप्त इन पदार्थों को तो कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक कहा, और कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जो वैज्ञानिक था वोलर, WHOLER, वोलर नामक जो वैज्ञानिक है 1828 में, उसने क्या किया, प्रयोगशाला में अकार्बनिक पदार्थों को लेकर के और उनका कॉम्बिनेशन करवाया और क्या प्राप्त कर लिया, कार्बनिक पदार्थ यूरिया की प्राप्ति की। और बर्जीलियस के द्वारा दिए जाने वाले 1815 का जो सिद्धांत था, जय शक्ति सिद्धांत, इसका खंडन कर दिया कि कृत्रिम विधियों के द्वारा भी प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। यही सिद्धांत जय शक्ति सिद्धांत का खंडन करने वाला कहलाया। पॉइंट को आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही।